नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूं। हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। कौन सी प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति होती है। एक तो कणीय प्रकृति और एक होती है तरंग प्रकृति। कणीय प्रकृति अपन ने चैप्टर नंबर 9 प्रकाशिकी में पढ़ा। अब हम प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हाइगेंस ने सिद्धांत दिया था कि प्रकाश तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में गति करता है। तो उसी के द्वारा, हाइगेंस के इसी सिद्धांत के द्वारा हमें समझाना था कि तरंगाग्र का अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन कैसे होता है। तो हमारे पास ये परावर्तन वाला टॉपिक है। हम समझेंगे कि यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा कैसे होगा, वो भी तरंग रूप में। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे जैसा कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र को मैं पहले समझा दूं। ये चित्र हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहता है कि आपका प्रकाश तरंग जो होती है, जैसे कोई एक सोर्स है, उससे एक तरंगाग्र उत्पन्न होगी और जो तरंगाग्र है, इस पर मौजूद जितने भी कण होंगे वो क्या होंगे? द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए स्रोत का कार्य करेंगे। क्या करेंगे? स्रोत का कार्य करेंगे। तो किसी भी टी समय पर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? द्वितीयक तरंगिका प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के माध्यम से हम इसको सोल्व करेंगे और इसको समझेंगे। दोस्तों, यहां पर कहीं अनंत दूरी से, मतलब बहुत अधिक दूरी से प्रकाश की तरंगे आती है या तरंगाग्र आता है। तो ये आपको ए बी जो दिखाई दे रहा है, ए बी, यह आपतित तरंगाग्र है। क्या है? आपतित तरंगाग्र। ठीक है दोस्तों, कहीं दूरी से, दूर स्रोत है, वहां से ये आता है। आप जानते हैं कहीं जब आपका प्रकाश स्रोत बहुत दूर पे होता है, बहुत दूरी पे होता है, तो आपको एक समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। कैसा तरंगाग्र प्राप्त होता है? समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। और यहाँ पर हमें समतल तरंगाग्र ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर दो लाइनें दिखाई दे रही होगी। ये लाइनें क्या है दोस्तों? ये प्रकाश की किरण भी बोल सकते हैं और प्रकाश की तरंगाग्र की जो दिशा है उसको भी बता रही है कि भैया किस दिशा में ट्रेवल कर रहे हैं। तो हमारे पास ए बी जो तरंगाग्र है, इस परावर्तक पर क्या करता है? मतलब इस पर गिरता है, इंसिडेंट होता है, आपतित होता है। तो सीन कुछ ऐसा है, ये तरंगाग्र आता है कुछ टेढ़ा। ए बिंदु पहले पहुंचता है और बी बिंदु अभी भी यहां पर स्थित है। ए बिंदु पहले टकरा जाएगा और बी बिंदु बाद में टकराएगा। ठीक है दोस्तों, और परावर्तन की डेफिनेशन क्या होती है? परावर्तन में क्या होता है? हम किसी परावर्तक से टकराते हैं तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं, पुनः उसी माध्यम में लौट जाते हैं, पुनः उसी माध्यम में लौटना क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक है, तो ये तरंगाग्र इससे टकराएगा और वापस इसी माध्यम में उल्टा लौट जाएगा। लेकिन किस हिसाब से लौटता है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो दोस्तों, ये वाला ए बिंदु है और ये वाला बी बिंदु है। ये पहले पहुंचा, ये अभी भी यहां पर स्थित है। मैं मानता हूं मेरा तरंगाग्र इस माध्यम में, किसी भी माध्यम में, जो ये ऊपर वाला माध्यम दिखाई दे रहा है, इस कांच के ऊपर, इस परावर्तक के ऊपर वाला जो माध्यम है, उसमें प्रकाश की तरंग की चाल v है। क्या है? v, प्रकाश तरंग की चाल या तरंगाग्र की चाल। ठीक है ना, ये v चाल से चलता है। तो मुझे b बिंदु से c बिंदु तक पहुंचने में माना कि t समय लगता है। कितना समय लगता है? t समय लगता है। तो b से c तक की दूरी कितनी हो जाएगी? कितनी दूरी तय करूंगा मैं? v इंटू टी दूरी तय करूंगा। v इंटू टी क्यों? कैसे? v होता है मीटर पर सेकंड और t होता है सेकंड में। तो सेकंड सेकंड बच जाएगा, तो अपने पास सिर्फ दूरी बचती है। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है आपके पास?
विस्थापन या दूरी देता है। तो अपने पास BC बराबर V इंटू टी हो जाएगा। V को जब T से गुणा करेंगे तो ये T समय में चली गई दूरी हमें याद हो जाएगी, मतलब ज्ञात हो जाएगी। तो T समय में मैं मानता हूं B से C पहुंचने में मुझे कितना लगा, T समय, ये लिख देते हैं B से C पहुंचने में। जब ये यहां पर था तो ये ऑलरेडी यहां पे पहुंच चुका था। अब T समय में ये यहां पे होगा तो यहां से ये बिंदु टकरा के कहां पर पहुंचेगा उसके बारे में बात करनी है। A बिंदु पे टकराव पहले ही हो चुका था, ठीक है ना। अब T समय पश्चात ये कितनी दूरी पर पहुंच चुका होगा, कहां पहुंच चुका होगा और किस एंगल पर पहुंच चुका होगा वो बात करनी है। जब आपका तरंगाग्र पहला जो आपतित AB तरंगाग्र था, जब इस पर परावर्तक पर टकराता है तो इसके साथ एंगल I बनाता है। क्या बनाता है? एंगल I, इंसिडेंट एंगल। I बोले तो आपतित कोण बना दिया। अब अपन को इस्तेमाल करना है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। इसमें परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन की कंडीशन क्या होती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाते हैं। तो जिस स्पीड से मैं इस परावर्तक से टकरा रहा था उसी स्पीड से इस परावर्तक से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाऊंगा, तो स्पीड वही होगी। तो T समय में मैं यहां से यहां तक पहुंचा था तो ये T समय में कहां पे पहुंचेगा, इधर कहीं पे पहुंचेगा। तो उसकी दूरी मैं मान लेता हूं कितनी है, AE। तो वो AE दूरी कैसे निकलेगी, वो भी V इंटू टी से निकलेगी, क्योंकि अपन पुनः उसी माध्यम में लौट रहे हैं और उसी माध्यम में प्रकाश की तरंग की जो आपकी वेलोसिटी कितनी है, वे कितना है, V है, और टी भी कितना है, वही समय लिया है B से C तक के पहुंचने का। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, V इंटू टी। अब मैं क्या करूंगा, V इंटू टी मान का त्रिज्या का एक गोला खींचूंगा A बिंदु से। क्या करूंगा, एक गोला खींचूंगा एक बिंदु से। आपने एक गोला खींच दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस C बिंदु से इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचूंगा। C बिंदु से इस गोले पर एक स्पर्श रेखा खींचूंगा। खींच दी स्पर्श रेखा। अब इस बिंदु का नाम दे दूंगा E, ठीक है ना, E नाम दे दिया, और A को E से मिला दूंगा। तो दोस्तों जो ये आपका EC है, क्या है, EC, जो आपको प्राप्त होगा वो होगा आपका परावर्तित तरंगाग्र। ये द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर बना है, ठीक है ना। ये बन गया आपका परावर्तित तरंगाग्र। तो आपको परावर्तित तरंगाग्र प्राप्त हो गया। और जो ये EC तरंगाग्र है, ये परावर्तक के साथ एंगल R बनाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोले तो परावर्तन कोण बनाएगा, ठीक है ना। R क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। और दोस्तों यहां पे बोला है कि आपने चलो अच्छा बता दिया, हो गया आपका काम। तो ये बताओ कि ये परावर्तन के नियम को सही से फॉलो करता है या नहीं करता। आपने बना दिया है, सब कुछ हो गया, एंगल आई आ गया, एंगल आर आ गया, आपके पास परावर्तित तरंगाग्र भी मिल गया। लेकिन मुझे ये बताओ कि परावर्तन के नियम का सही में पालन करता है नहीं करता। तो परावर्तन के नियम आपको पता होने चाहिए दोस्तों। परावर्तन का पहला नियम तो क्या कहता है, उसको सिद्ध करो। सबसे पहली बात तो कि एंगल आई आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। तो करते हैं भैया इसे सिद्ध। तो कैसे सिद्ध करेंगे, यहां पे आप ट्रायंगल AEC देखेंगे और ट्रायंगल देखेंगे ABC। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। दोनों के दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। दोनों के दो के समकोण त्रिभुज है। तो यहां पर RHS का रूल लगेगा, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड वाला रूल लगेगा सर्वांग समता का, जिससे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांग समसिद्ध हो जाएंगे। तो सर्वांग समसिद्ध करता हूं। RHS के लिए एक 90 डिग्री होना जरूरी है। तो अपने पास E पर देखे एंगल E बराबर एंगल B, दोनों कितने हैं, 90 डिग्री हैं, ठीक है ना। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि जो ये प्रकाश की किरण आ रही है आपकी, क्या आ रही है, प्रकाश की किरण, और ये आपका जो तरंगाग्र है एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और त्रिज्या
किसी भी गोले पर खींची गई स्पर्श रेखा और उसकी त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पास 90 डिग्री हो गया, तो राइट एंगल सिद्ध हो गया। अब हाइपोटेनस की चाहिए। यहां पर हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है? ए और सी। देखो दोनों ट्राइंगल में ए ई सी में ए सी है हाइपोटेनस कर्ण, और ए बी सी में भी कर्ण ए सी है। ठीक है ना, तो ए सी बराबर ए सी, बोले तो उभयनिष्ठ भुजा, दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, क्या है? कॉमन। अब लास्ट वाली चीज बचती है कि भाई साहब एक भुजा बराबर करके दो, एक साइड बराबर करके दो। तो एक साइड भी बराबर करते हैं। आप देखेंगे ए बी सी ट्राइंगल में बी सी और ए ई सी ट्राइंगल में ए, दोनों का मान समान है, v इंटू टी, v इंटू टी। तो मैं लिख सकता हूं बी सी बराबर ए ई हो जाएगा, तो भुजा भी बराबर होगी। तो आरएचएस के नियम से मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सर्वांग सम है। और सर्वांग समता के नियमानुसार मैं साफ साफ कह सकता हूं कि एंगल आई बराबर हो जाएगा एंगल आर के। क्या हो जाएगा? एंगल आई बराबर हो जाएगा एंगल आर के। तो अपना जो ये बोलते हैं ना अपन कि परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, तो हमारे पास ये सिद्ध हो। ठीक है, तो अपने पास पहला नियम तो सिद्ध हो जाता है परावर्तन का। और दूसरा नियम क्या हो जाता है कि भाई साहब प्रकाश, इसका दूसरा परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन, जो मैं किरण प्रकाशी के हिसाब से बोलूं तो उसमें बोलते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब, और उसके साथ में क्या होता है? परावर्तक। ये क्या होने चाहिए? एक ही तल में होने चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तरंगाग्र की बात करें तो आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र और परावर्तक की सतह। ये तीनों क्या होने चाहिए? एक ही तल में होने चाहिए। तो ये तीनों यहां पर आपका जो बोर्ड है उसके लंबवत होते हैं, तीनों एक लंबवत होते हैं, तो मतलब तीनों एक ही तल में रहेंगे। ठीक है ना, तो इससे सेकंड वाला भी हमारा सिद्ध हो जाएगा कि भाई साहब आपतित तरंगाग्र परावर्तित तरंग परावर्तक एक ही तल में स्थित होंगे। तो हमारे पास परावर्तन के दोनों नियमों का क्या हो जाता है? इसको फॉलो कर लेता है, जिससे हमारे हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा जो प्रकाश का परावर्तन बताया गया था वो सही साबित हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको कोई गड़बड़ लगती है, कोई कमी लगती है या कुछ और सुधारना हो मुझे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं आपके वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। राधे राधे।